कूड़ा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान से लगभग 2800 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है कतर और इसकी राजधानी है दोहा। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,500 किलोमीटर है। आप यूँ समझिए कि हमारा जो उत्तराखंड है उसके भीतर कतर की तरह के 5 देश पैदा हो जाएंगे। आबादी उसकी है 27 लाख और उस देश में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हुए 8 अफसरों को फांसी की सजा दे दी गई। ये अफसर हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, सेलर रागेश गोपा कुमार। इनमें कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। अब सवाल ये है कि इन 8 अफसरों को फांसी क्यों? कतर कह रहा है कि जासूसी कर रहे थे और वह भी इजरायल के लिए। सार्वजनिक तौर पर या आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कहने के लिए जासूसी कर रहे थे। यह भी नहीं कि अगर जासूसी की तो किस बात की, आधार क्या है, हुआ क्या है, सबूत क्या है, किन धाराओं में आपने गिरफ्तारियां की हैं और किस आधार पर फांसी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं साफ है। रिकॉर्ड पे एक शब्द नहीं है और हिंदुस्तान के 8 नेवी के ऑफिसर्स कतर में फांसी पर लटका दिए जाएंगे अगर हिंदुस्तान ने उनको बचाया नहीं तो। ऐसा भी नहीं है कि वे जासूस हैं जिसके चलते कोई सरकार खुले तौर पर कह नहीं सकती है कि हमारे नागरिक हैं। भारत की सरकार चीख चीख कर कह रही है हमारे नागरिक हैं, हमारे नेवी के ऑफिसर्स रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी 8 अफसरों के परिवार वालों से अभी कुछ रोज पहले मुलाकात की और ये भरोसा दिया कि सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. भारतीय अफसरों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जो सलूक हुआ वह कतर के रवैये पर सवाल खड़ा करता है। पिछले साल यानी कि 2022 में 30 अगस्त की तारीख थी और रात का वक्त हो रहा था। उसी समय इन 8 लोगों के घर पर पहुंच करके इन लोगों को घर से उठा लिया गया। कहा यह गया कि चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है, उसकी तैयारी के लिए चलना है, समय बहुत कम है, आप फौरन चले चलिए। दरअसल ये जो अधिकारी हैं वे जिस कंपनी में काम करते हैं वह डिफेंस ट्रेनिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस का काम करती है, इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज में चल करके ट्रेनिंग देने की बात कह करके उनको गाड़ी पर बिठाना आसान था, इसलिए यही बात कही गई कि चलिए ट्रेनिंग पर जाना है, एक्सरसाइज होनी है। बताया ही नहीं गया कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद से इन लोगों का कोई अता पता कतर में नहीं था। घर के लोग जाहिर है फ़ोन करते, फ़ोन नहीं मिल रहा था, कई दिन तक कोई संपर्क नहीं हो रहा था, ये पता भी नहीं चल पा रहा था कि इन्हें अरेस्ट किया गया या अगवा कर लिए गए। कुछ सूत्रों के हवाले से बाद में यह बात सामने आई कि कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन्हें हिरासत में ले रखा है। हिरासत में क्यों भाई, किस धारा में, कोई जानकारी नहीं। कतर की सरकार तो जैसे कुछ कहने को ही तैयार नहीं। महीने भर बाद
यानी कि जिस रोज उनको उठाया गया घर से, उसके महीने भर बाद 30 सितंबर 2022 इन 8 अधिकारियों को पहली बार अपने घर वालों से बात करने के लिए परमिशन दी गई कि आप फोन पर बात कर सकते हो। परिवार लगातार परेशान था। कतर में जो भारतीय कॉन्सुलेट है उसके संपर्क में सभी परिवार थे। जाहिर है जिस परिवार का आदमी गायब है, मिल नहीं रहा है, घर पे कुछ लोग आए उठा करके ले गए ये कहते हुए कि चलिए एक्सरसाइज में जाना है, ट्रेनिंग देनी है आपको, और उसके बाद कोई अता पता नहीं है, तो परेशानी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। और सभी परिवार इसी तरह की चिंता और तनाव में थे। 30 सितंबर को ही जिस रोज फोन पर बात करने की परमिशन मिली, उसी दिन दहरा कंपनी जिसमें ये सब लोग काम करते थे, उसका मालिक खामिस अल अजमी दोहा पहुंचा। वो बेचारे ये चाहते होंगे कि मेरी कंपनी के लोग हैं, उनको पकड़ा गया, उनको बाहर निकालने का मेरा जिम्मा है, मेरा फर्ज बनता है, सो बेचारे पहुंच गए, लेकिन उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। परिवारों से बात करने की परमिशन देने और दहरा के मालिक की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद 3 अक्टूबर को भारतीय अधिकारियों को कॉन्सुलेट एक्सेस मिला, जबकि राइट होता है। दोहा में भारतीय कॉन्सुलेट का एक अधिकारी जेल में बंद इन तमाम इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स से मिला। पता ये चला कि सभी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, तन्हाई बैरक कहते हैं, और तन्हाई बैरक में उन लोगों को रखा जाता है जिनके ऊपर गंभीर मामले होते हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे होते हैं, जिनसे खतरा होता है, उनको तन्हाई सेल में रखा जाता है। और इन सभी 8 को रखा गया, दहरा के मालिक को भी रखा गया। लेकिन नवंबर 2022 में दहरा कंपनी के मालिक खामिस अल अजमी को जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। मगर भारतीय अधिकारियों की अर्जी पर अर्जी लगती रही, खारिज होती रही। अलबत्ता उसी महीने, उसी नवंबर 2022 में उन पर आरोप भी तय कर दिए गए। मगर कौन से आरोप, किसी को नहीं पता, क्योंकि न मुकदमा पता है, न आरोप पता है, न सबूत पता है, न गवाह पता है, न कोई दस्तावेज है, न आधिकारिक तौर पर कोई बयान है, कुछ नहीं है। फिर भी फांसी है। 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी 8 भारतीय अधिकारियों को वहां की कतर की लोअर कोर्ट ने फांसी दी। जाहिर है कि एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वो ये कि ये लोग कतर क्या करने गए थे, किस कंपनी में काम कर रहे थे। नेवी से रिटायर होकर के ये लोग कतर की जिस कंपनी में थे, उस कंपनी पर ऐसा क्या संदेह हुआ कि इनकी गिरफ्तारी हो गई। दरअसल ये लोग मिलिट्री एडवाइजर यानी कि सेना को चैलेंज के लिहाज से तैयार करने और लड़ाई के साजो सामान का इस्तेमाल करने की जो तौर तरीके होते हैं वो बताने के माहिर लोग हैं। इसकी ट्रेनिंग वो कंपनी देती है जिसमें ये लोग काम करते हैं। जो साजो सामान होता है उनका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए यह भी बताया जाता है, यह लोग बताते हैं बतौर एक्सपर्ट्स। आप समझ लीजिए कि कंसल्टेंसी कंपनी है फोर्सेस की, और उस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे। ये सभी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिसको हम VRS कहते हैं, लेकर के और एक कंपनी में जाकर के ज्वाइन कर गए जिसका नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी कतर की नौसेना के साथ काम करती है, यानी कि उसको ट्रेनिंग देती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो बस कतर की नौसेना ही करती है। भारत समेत कई देशों की सेनाएं इस तरह की कंपनियों के साथ काम करती रही हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। दहरा एक बेहतर कंपनी है जिसका अच्छा खासा नाम है और वाहवाही भी उसकी रही है। भारत और कतर के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए इस कंपनी ने भी अच्छा खासा रोल निभाया है। भारतीय दूतावास के कई अधिकारी भी दहरा आते जाते रहे हैं, यानी कि एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी रही है। मगर बिना कुछ कहे, आरोप सामने लाए, सबूत रखे, फांसी दे दी गई। कहा कुछ नहीं जा रहा है, बस कुछ कहानियां चल रही हैं, छप रही हैं। इन तमाम जो छपी हुई कहानियां हैं या जोड़ गांठ करके जो तैयार किया जा रहा है, उनका एक ब्रीफ मैं आपको देता हूं।
ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का ताकतवर देश, और एक छोटा सा देश कतर, पैसे में बहुत मालदार देश है क्योंकि तेल उसके पास है। जो पिछला फीफा टूर्नामेंट हुआ वो कतर ने ही करवाया, लेकिन 140 करोड़ के हिंदुस्तान की हैसियत दुनिया में बहुत बड़ी है, और उसके नेवी के रिटायर्ड 8 अफसर्स को अगर फांसी दे दी जाती है बिना सबूत, दस्तावेज, गवाह और धाराओं के, तो यह सवाल बड़ा बन जाता है। 2020 में कतर ने इटली से एक कॉन्ट्रैक्ट किया पनडुब्बी खरीदने का। अब मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं जो कहानियां चल रही हैं। और जो ये समझौता था, जिन पनडुब्बियों को कतर खरीद रहा था, उनकी खूबी ये थी कि लंबे समय तक पानी की सतह पर उनको आने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है और पानी के अंदर से ही ड्रोन रिलीज कर सकते हैं। यानी कि बहुत ताकतवर, सक्षम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां हैं। जब कहानी गढ़नी है तो कुछ भी गढ़ी जा सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना भी इटली की बनाई पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। अब कतर अगर नई टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां लेकर के आता है, चूंकि देश एक है, कंपनी एक है, तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान भी अपनी पनडुब्बियों को मॉडर्न कर सकता है, अपडेटेड कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? खरीद तो कतर रहा है, तो पाकिस्तान की पनडुब्बियां कैसे हो जाएंगी, या वो टेक्नोलॉजी यहां से कैसे ले लेगा? तो इसके बारे में दलील ये है कि पाकिस्तान और कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं, और इस अच्छे संबंध के नाते कतर जो है उसको टेक्नोलॉजी दे सकता है। और यह टेक्नोलॉजी जब यहां आ जाए पाकिस्तान के पास, तो जाहिर है भारत की चिंता बढ़ जाएगी। कहानी देखिए कहां से कहां गढ़ी जा रही है। इटली, इटली से कतर, कतर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। फिर इसमें इजराइल कहां से आता है? कहा जाए कि इजराइल के लिए भी जासूसी कर रहे थे। कहा जा रहा है, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं, फिर भी इजराइल का जिक्र इसलिए है कि वह जितने भी अरब देश हैं, अभी आज की तारीख में वो गाजा पे हमला कर रहा है, लेकिन तमाम अरब देशों के साथ उसकी दुश्मनी चलती रहती है। इसलिए उनकी जो फौजी ताकत है उसके बारे में वो जानकारी रखना चाहता है, क्योंकि उनसे जब भी निपटना हो तो कैसे निपटा जा सकता है, उसकी काट उसके पास हो। इसलिए वो पनडुब्बियां जो कतर आ रही हैं इटली से, उनके बारे में जानकारी इजराइल अपने पास चाहता था, लिहाजा उसको भी जानकारी दी जा रही थी। अब ये लोग कैसे दे सकते हैं? वो यूं देंगे क्योंकि इनकी कंपनी कतर के साथ, कतर की नौसेना के साथ मिलकर के काम करती है, इसलिए इनके पास सूचनाओं का एक्सेस था। अब आप कहानी समझ रहे हैं? ये सब फर्जीवाड़ा है, जोड़ा गांठा जा रहा है। कतर पनडुब्बियां खरीद रहा है इटली से, इटली की पनडुब्बियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं, वो आ जाएंगी तो पाकिस्तान की पनडुब्बियां भी अपडेटेड हो जाएंगी, क्योंकि उसी इटली कंपनी से वो भी खरीदी गई हैं, लेकिन बहुत पहले खरीदी गई हैं। इससे भारत की चिंता बढ़ जाती है। और इजराइल चूंकि पूरे अरब के जितने भी देश हैं उनकी जो फौजी हैसियत है, ताकत है, क्षमता है, उसकी जानकारी रखना चाहता है ताकि वक्त पर उनको काटा जा सके, उनको परास्त किया जा सके। इसलिए इजराइल और भारत इन दोनों को सूचनाएं दी जा रही थी। क्या कहानी है? अब अरब देशों के साथ तलवारें इजराइल की तनी रहती। अब इस कहानी को जोड़ने के लिए आधार कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं अपने मेहमान के साथ चलना चाहता हूं क्योंकि आपको बताना जरूरी है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, मैं आगे बढ़ूं, मैं एक जगह आकर ठहरा हुआ हूं कि मेरे देश के नौसेना के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स कतर में फांसी की सज़ा पा चुके हैं। फांसी की तारीख नज़दीक आती जा रही है। भारत की सरकार सक्रिय है, वो रास्ता निकाल रही है उनको बचाने के लिए, लेकिन जो कतर के भीतर हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्यों है ये? देखिए राणा जी, भारतीय जो हमारे पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं उनको बचाना
भारत की सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटीज में एक है। और जब हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर इन नौसेना के अधिकारियों के परिवारजनों से मिले, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए सारे प्रयास कर रही है। जी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कतर के साथ जो भारत की बैक चैनल के माध्यम से जो वार्ताएं चल रही हैं, उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। और मेरे विश्वास का एक कारण है राणा जी, कि जो कतर एक ऐसा राष्ट्र है जो कि अब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेज रखता है। कतर एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मध्यस्थता की भूमिका के लिए जाना जाता है। जी। अभी आप देखिए, तो इसराइल और हमास के बीच का जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में 200 से भी ज्यादा की संख्या में इसराइल के नागरिकों को बंधक बना रखा है। उसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो है अन्य देशों के नागरिक भी हैं। और जो उनको छुड़ाने की जो बातचीत चल रही है, वो कतर की मध्यस्थता में ही चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में जो वार्ता शुरू हुई थी, और वो वार्ता भी कतर की मध्यस्थता में दोहा में ही हुई थी। और उसके अभी हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में एक प्रिजनर स्वैप को लेकर के एक डील हुई है, वो भी कतर की मध्यस्थता में हुई है। तो आप कतर ये एक ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र है, कतर राणा जो जी। है वो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसके रिश्ते दोनों धड़ों से बेहतर हैं और कतर एक भरोसेमंद देश है, फिर भी वहाँ 8 भारतीयों को फांसी है। मैं संजीव जी आपके पास लौटता हूँ, कुछ बातें अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ और फिर जो सिरा मेरा रह जाएगा उसको सवाल के तौर पर संजीव जी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अभी सवाल यह है कि क्या भारत के अधिकारियों को बचाया जा सकता है? इसका जवाब पाने के लिए एक कहानी या एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मामला है इटालियन मरीन का। 15 फरवरी 2012 की बात है। केरल के 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए लक्षद्वीप की तरफ निकले और गहरे समंदर में वो दूर चले गए। जब वो लौट रहे थे तो उनका सामना सिंगापुर से मिस्र जा रहे एक ऑयल टैंकर से हुआ और वो टैंकर इटली का था। उस पर 19 भारतीय और कुल 34 लोग सवार थे। जहाज पर इटली के मरीन गार्ड तैनात थे। उन दोनों ने 2 भारतीय मछुआरे जो समंदर में थे और जहाज के सामने आ गए थे, उनको गोली मार दी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने, जाहिर है पकड़ना था, पकड़ लिया। उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों ने कहा कि समुद्र में हमको लगा कि ये लुटेरे आ गए हैं, लिहाजा हमने गोली मार दी। इस मामले को लेकर के इटली और भारत के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इटली भारत से केस खत्म करने की मांग करता रहा और भारत उसको बार बार रद्द करता रहा। साल 2013 में भारत ने इटली के मरीन सैनिकों को वापस जाने को कहा कि आप जा सकते हैं, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, आपका यहाँ रहना ज़रूरी है, थोड़े दिन के लिए आप घर जाना चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए आप घर जा सकते हैं। वो लोग घर गए मगर लौटे नहीं। मामला आखिर में नीदरलैंड्स में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें गया। 21 मई 2020 को इस कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इटालवी जो मरीन्स हैं, भारत में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, उन पर कानूनी कार्रवाई इटली में होगी। इसके साथ ही इटली सरकार ने मारे गए मछुआरों के परिवारों को 10-10 करोड़ का मुआवजा देने की पेशकश की। भारत सरकार ने फैसला मान लिया, मुआवजा स्वीकार कर लिया। यानी कि एक रास्ता निकाला गया, कानूनी तौर पर मेरे देश की अदालत के भीतर आपको हम किसी तरह से बख्श नहीं सकते हैं। एक रियायत है कि आप घर जाकर के आ सकते हैं, लेकिन वो रियायत नहीं थी, वो एक रास्ता था और वो रास्ता निकल गया। संजीव जी, ऐसी कोई सूरत आपको दिखती है क्या कतर में जो भारतीय हमारे हैं और जिनके सामने फांसी की सजा है? ये बहुत ही अच्छा आपने राणा जी दृष्टांत दिया है और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कतर के साथ भी जो हमारी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसमें ऐसा ही रास्ता निकलेगा। और भारत और कतर के बीच में जो संबंध है, उसमें ऐसा प्रावधान है कि जो कतर में यदि कोई भारतीय सजा पाता है तो कतर उस भारतीय को भारत जो है भेज सकता है। और भारत जो है जो शेष उसकी सजा की अवधि है, वो भारत तो उसे अपनी जेलों में पूरी करा सकता है। तो कतर और भारत के जो संबंध है, लेकिन संजीव जी सवाल ये है कि न मुकदमा है, न मुद्दई है, न सबूत है, न गवाह है, एक फैसला है, कोई डॉसियर तो है नहीं।
देखिए, ये जो पूरा जो ट्रायल चला है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और कतर की जो सरकार ने पब्लिक डोमेन में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को इस ट्रायल के संबंध में लगातार अपडेशन मिलता रहा है, और हमारा जो काउंसलर एक्सेस भी इन भारतीय हमारे नौसेना के अधिकारियों को रहा। हमारे राजदूत ने भी उनसे मुलाकात की थी, और भारत सरकार, जैसा कि अनेक प्रेस वार्ताओं के माध्यम से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा समय समय पर इस बात को कहा जाता रहा जी। कि भारत इसको हाई प्रायोरिटी पर रखता मैं है, संजय जी और फिर से लगातार आपके पास आता हूं। आपकी बातों से देश के लोगों को कोई ना कोई रास्ता सूझता हुआ सा दिखता होगा। खबरें जो होती हैं दरअसल वो कहानियां हैं, जितनी आसानी से आपके सामने रखी जाएं उतनी आसानी से आप समझ पाएंगे और एक अपनी राय भी आप तैयार कर पाएंगे। लिहाजा अरसद में मेरी कोशिश यही होती है कि हर खबर के जितने भी हिस्से हैं उनको आपके सामने रखें आसानी से, और उसके बारे में आप अपनी एक राय तैयार कर पाएं, यह हमारी मुराद रहती है। सवाल अब यह है कि भारत की सरकार क्या कर रही है और कौन सा रास्ता निकालने का बंदोबस्त कर रही है। कुछ हलकों में कहा यह जा रहा है कि कतर को मनाने के लिए भारत कई राजनयिक रास्ते खोल रहा है, प्रयास कर रहा है। इनमें से एक है तुर्की की मदद लेना। माना यह जा रहा है कि तुर्की के कतर के शेख जो हैं तमीम बिन हमाद अल थानी, उनके परिवार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, करीबी हैं। ऐसे में भारत सरकार में कई अधिकारी तुर्की को मध्यस्थ बनाने की वकालत लगातार करते रहे हैं, और सरकार ने आखिरकार ये माना है कि तुर्की की मदद लेकर के और कतर के अंदर अपनी बात रखी जा सकती है, अपने अधिकारियों की रिहाई और उनको जो फांसी हुई है उसको रद्द कराने की कोशिश की जा सकती है। तो एक तो टर्की है। दूसरी खबर यह है कि भारत इस मामले में अमेरिका से भी बात कर रहा है। कारण यह है कि अमेरिका की जो रणनीतिक तौर पर कतर से रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। अमेरिका की कतर पर पकड़ मजबूत है। कतर कैसा देश है? संजीव जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अमेरिका जो इजराइल के साथ आज की तारीख में खड़ा है, और अरब के जितने भी देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, और अरब का ही देश है कतर, वो इजराइल के मामले में अरब के देशों के साथ खड़ा है, इजराइल के खिलाफ। लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ है, फिर भी अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बेहतर हैं। तो संजीव जी यही कह रहे थे कि सेतु के तौर पर बहुत सारे देश जो दुनिया में काम कर सकते हैं उसमें से कतर है, और अमेरिका की मदद हिंदुस्तान इसीलिए लेना चाहता है क्योंकि अमेरिका मददगार हो सकता है। वहीं अगर कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होता है तो फिर एक रास्ता है, और हिंदुस्तान के पास वो तुरुप का इक्का है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल दें और इसको संभालें। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के शेख तमीम बिन हमाद के साथ व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, और उस संबंध का हवाला देकर के इस मामले को कहीं ना कहीं वो हल कर सकते हैं, इसका रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। संजीव जी, मैंने 3 रास्ते रखे अभी अपने दर्शकों के सामने, आपको इन तीनों में से कौन सा विकल्प उचित लगता है? देखिए राणा जी, मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हैं, और मित्र राष्ट्रों के माध्यम से कतर से यदि वार्ता की जाती है, तो मेरा मानना है कि इसमें जरूर सफलता मिलेगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि कतर की जो इमेज है वो एक ऐसी है कि वो सभी राष्ट्रों के साथ एक अच्छे संबंध रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कतर के बड़े ही गहरे संबंध हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कतर में मिडिल ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा जो वहाँ का मिलिट्री बेस है वो जाहिर है कि कतर में ही है। और अभी आप देखिए तो जो हमास के द्वारा जो बंधकों को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें कतर की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कतर के जो संबंध हैं टर्की से भी अच्छे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। ईरान के साथ भी कतर के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो जो भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कतर ने अपनी एक इमेज इस तरीके की डेवलप की है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है नेशन के रूप में अपने आप को स्थापित उसने किया है, और एक ऐसा राष्ट्र जो स्वयं दूसरों की जो है मदद करता है, दूसरों की समस्याओं को के निदान करने में वो अपनी मध्यस्थता निभाता है। वो अगर उससे बात की जाती है तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। और एक अन्य विकल्प है राणा जी, यदि ये सारे रास्ते अगर इस पे सफलता नहीं मिलती है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी जो रास्ता है वो भी भारत के सामने खुला हुआ है। और इस संदर्भ में मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य जिक्र करना चाहूंगा
कि 2017 में जब यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट जैसे राष्ट्रों ने कतर के ऊपर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप को लगा करके एम्बार्गो लगाया था, जी। उस समय कतर के कई जो परिवारों के बीच में सेपरेशन हो गया था उनमें, और एक ब्लॉकेट की जो स्थिति की वजह से कतर के कई परिवारों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो कतर स्वयं अपने परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था और यूएई के साथ एक पूरा मामला वहां लेकर के गया था। जी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कतर कि सबसे अच्छा जो रास्ता है जी। वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का है, और उसके बाद यदि ये रास्ता इसके, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन जो एक अंतिम विकल्प है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी है। कूटनीतिक राजनयिक गलियारे से, रास्ते से इस मामले को निपटाया जाए तो बेहतर है। कतर के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते भी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कतर का दौरा किया था और जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके भी 3 दौरे कतर हो चुके हैं, और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो अच्छा खासा होता है, विश्वास भी दोनों के बीच में बेहतर है। ऐसे में इस संकट को सुलझाना हिंदुस्तान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार सक्रिय है और नरेंद्र मोदी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर कभी भी चूके नहीं हैं, उनके हाथ में कभी नाकामी नहीं आई है, और इस मामले पर समूचे हिंदुस्तान की नज़र लगातार गहरी होती चली जा रही है, पैनी होती चली जा रही है, क्योंकि तारीख फांसी की नज़दीक आती जा रही है। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में भी जा सकता है, तो अपीलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ दोनों जगहों पर मामला जा सकता है, तो देरी हो सकती है। इस बीच में भारत की सरकार अपने 8 नागरिकों को वहां की फांसी की सजा से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और तमाम रास्ते वो अख्तियार कर रही है। इस खबर पर मेरी नज़र है, और जब कभी भी ज़रूरी होगा तो इस मामले पर हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।